नमस्कार साथियों, मैं हूं अखिल वर्मा और आप देख रहे हैं एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल एनालिसिस के अंतर्गत हम देखने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष व्यवस्था, उनकी चुनौतियां क्या क्या हैं और संभावनाएं क्या हो सकती हैं। तो ये एडिटोरियल द हिंदू और बिजनेस लाइन तथा द इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख प्रकाशित हुए थे उनको विश्लेषित करके बनाया गया है और आवश्यकता अनुसार हमारी टीम के इनपुट भी शामिल किए गए हैं। तो आइए एडिटोरियल शुरू करते हैं। सभ्यता की शुरुआत से ही मानव अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करता रहा है। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी अध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का। पारलौकिकतावाद से प्रभावित होकर कभी मानव ने अपनी कल्पना के स्वर्ग और नरक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिए तो कभी मानवतावाद के प्रभाव में आकर पृथ्वी को केंद्र में रखा और अंतरिक्ष को उसकी परिधि मान लिया। धीरे धीरे जब सभ्यता और समझ विकसित हुई तो मानव ने अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने के लिए प्रेषण यंत्र बनाए, जिसमें दूरबीनें प्रमुख थी। इसके बाद प्रारंभ हुआ विज्ञान के माध्यम से अंतरिक्ष को समझने का प्रयास। इस क्रम में आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कार्पनिकस, भास्कर और न्यूटन तक प्रयास होते रहे हैं। न्यूटन के बाद आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ, जो आज इतना परिपक्व हो गया है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन एवं अंतरिक्ष कॉलोनियां बसाने की भी कल्पना करने लगे हैं। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित में अंतरिक्ष तकनीक एवं उनके अनुप्रयोगों का विकास करना है। भारत ने जब अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कई विकसित देशों ने इसका मजाक बनाया था, परंतु भारत ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वह श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। आइए अब नज़र डालते हैं भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों पर। क्या क्या भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं उसको देखते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहते हैं, ने हालिया वर्षों में ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं जिसने अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी रहे कहे जाने वाले अमेरिका और रूस जैसे देशों को भी चौंकाया है। 22 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पहले सम्मेलन में इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्धमानवीय महिला रोबोट व्योममित्र को लॉन्च किया। 27 मार्च 2019 को भारत ने मिशन शक्ति को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसे एसेट कहते हैं, से 3 मिनट में एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। यह अपने साथ 3136 किलोग्राम सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया। इससे पहले 2300 किलोग्राम से भारी सैटेलाइटों के प्रक्षेपण के साथ विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ
104 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। इससे पहले इसरो ने वर्ष 2016 में एक साथ 20 सैटेलाइट प्रक्षेपित किया था, जबकि विश्व में सबसे अधिक रूस ने वर्ष 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर रिकॉर्ड बनाया था। इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में से 3 भारत के थे और शेष 101 उपग्रह इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूएसए के थे। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक मंगलयान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा यह अभियान इतना सस्ता था कि अंतरिक्ष मिशन की पृष्ठभूमि पर बनी एक फिल्म ग्रेविटी का बजट भी भारतीय मिशन से महंगा था। भारतीय मंगलयान मिशन का बजट करीब 460 करोड़ रुपए था, जबकि 2013 में आई ग्रेविटी फिल्म करीब 690 करोड़ रुपए में बनी थी। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अब आइए देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में। वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इसरो कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके करीबी सहयोगी और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया। इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट द्वारा प्रबंधित किया जाता है और जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। भारत के लिए इसरो का महत्व, आइए इस पर नज़र डालते हैं। स्थापना के पश्चात भारत के लिए इसरो ने कई कार्यक्रमों एवं अनुसंधानों को सफल बनाया है। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के समक्ष सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में दूरसंचार, प्रसारण एवं ब्रॉडबैंड अवसंरचना के क्षेत्र में विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया। इसमें प्रमुख भूमिका इनसैट और जीसैट उपग्रहों की रही। वर्तमान में भारत संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक ट्रांसपोंडरों का उपयोग हो रहा है। इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन, टेलीविज़न, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन, खोज और बचाव अभियान जैसे सेवाएं प्रदान कर पाना संभव हुआ है। भारत में इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका भू पर्यवेक्षण के क्षेत्र में रही है। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना तथा भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सका। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इसी तकनीक के द्वारा तैयार होती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र उपग्रह आधारित नौवहन है, जिसे नेविगेशन कहते हैं। नेविगेशन तकनीक का उपयोग भारत में वायु सेवाओं को मजबूत बनाने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए होता है। साथ ही वर्तमान समय में वायु आधारित सुरक्षा चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इनको ध्यान में रखकर भारत में गगन कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत ने कुछ समय पूर्व ही इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए IRNAS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, जो 7 उपग्रहों पर आधारित है। भारत ने वर्ष 2016 में IRNSS के नाम में परिवर्तन करके इसे नाविक, जिसे नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन कर दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की क्या भूमिका रही है, ये देखते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है। अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं।
इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है। भारत द्वारा एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। इस तरह उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की एक उल्लेखनीय उपलब्धि मिशन शक्ति है। तो आइए देखते हैं चुनौतियां क्या क्या हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम के समक्ष। भारत के पास एस्ट्रोनॉट्स को प्रशिक्षित करने तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकों का अभाव है। लॉन्च व्हीकल, लॉन्च क्रू मॉड्यूल, स्पेस कैप्सूल, री एंट्री टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, स्पेस सूट आदि अभी विकास की प्रक्रिया में है। मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की तकनीक दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV कहते हैं, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे GSLV कहते हैं, दो प्रमुख भारतीय प्रक्षेपण यान हैं जो उपग्रह और मॉड्यूल को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए तैनात किए गए हैं, जो अभी तक मैनरेटेड शून्य विफलता वाले लॉन्च व्हीकल की सुरक्षा और अखंडता को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। मैनरेटेड नहीं है। अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग की संभावनाएं क्या क्या हैं, यहाँ देखते हैं। मौजूदा समय में विश्व की कई कंपनियां अंतरिक्ष की वाणिज्यिक दौड़ में शामिल हुई हैं। इन कंपनियों ने विश्व को अंतरिक्ष के आर्थिक उपयोग के लिए सोचने को प्रोत्साहित किया है। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग का आकार $350 बिलियन है। इसके वर्ष 2025 तक बढ़कर $550 बिलियन होने की संभावना है। इस प्रकार अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, किंतु भारत का अंतरिक्ष उद्योग $7 बिलियन के आसपास है, जो वैश्विक बाजार का केवल 2% ही है। भारत के अंतरिक्ष उद्योग के इस आकार में ब्रॉडबैंड तथा DTH सेवाओं का करीब हिस्सा 2/3 है। इसरो के अनुसार 2030 तक भारत द्वारा अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2022 तक 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष भेजने के लिए गगनयान परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। यह परियोजना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आर्थिक उपयोग की संभावनाओं में वृद्धि करेगी। आइए देख लेते हैं निजी क्षेत्र की भूमिका क्या क्या रही है। भारत में अंतरिक्ष के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका को सीमित रखा गया है। सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती रही हैं। उपकरणों को बनाना और जोड़ना तथा परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अभी भी इसरो ही करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष क्षेत्र का संस्थान नासा भी निजी क्षेत्र की सहायता लेता रहा है। मौजूदा समय में भारत में नवीन अंतरिक्ष से तकरीबन 20 से अधिक स्टार्टअप मौजूद हैं। इन उद्यमों का दृष्टिकोण पारंपरिक विक्रेता आपूर्तिकर्ता मॉडल से भिन्न है। ये स्टार्टअप सीधे व्यापार से जुड़कर या सीधे उपभोक्ता से जुड़कर व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न स्वतंत्र ऐप निर्माताओं को सीधे एंड्रॉयड और एप्पल प्लेटफॉर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई, उसने स्मार्टफोन के उपयोग में क्रांति को जन्म दिया। इसी प्रकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को स्थान देकर इस क्षेत्र की संभावनाओं में वृद्धि की जा सकती है तथा यह भारत के दृष्टिकोण से भी लाभकारी होगा। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आपके लिए जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।